हेलो डियर। तो चलिए शुरू करते हैं फंक्शंस। चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शंस। स्टैंडर्ड 11th के लिए मैथमेटिक्स का ये लेक्चर है। तो थोड़ा सा रिवीजन हो जाए, इससे पहले दो वीडियोस में हमने क्या क्या देखा था। हमने ऑर्डर्ड पेयर के बारे में जाना था, फिर हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स के बारे में जाना था, और फिर हमने रिलेशंस के बारे में बात किया था। वहीं से आगे अब इस वीडियो में हम फंक्शन के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, हमने पिछले वीडियोस में ये देखा था कि ऑर्डर्ड पेयर पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है, कुछ ऐसा कि उसका जो ऑर्डर है, उस पेयर का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर मायने रखता है, उसे हम आगे पीछे नहीं कर सकते। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक स्टूडेंट का क्लास, वो किस क्लास में पढ़ता है, और उसका रोल नंबर, ये दोनों मिलके एक ऑर्डर्ड पेयर बन सकता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि किसी स्कूल के वो स्टूडेंट जो क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनका जो सेट होगा वो सेट कुछ इस तरह का है। 11,1 मतलब 11th स्टैंडर्ड का रोल नंबर 1 ये स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहा, उसी स्टैंडर्ड के 4th रोल नंबर वाला स्टूडेंट ये, उसी स्टैंडर्ड के 12th रोल नंबर, स्टैंडर्ड 11th के 12th रोल नंबर वाला स्टूडेंट यहाँ पर इंडिकेटेड है। स्टैंडर्ड 12th के रोल नंबर 3 वाला स्टूडेंट ये है, और स्टैंडर्ड 12th के 11 रोल नंबर वाला स्टूडेंट ये है। अब देखिए यहाँ पर 11,12 और 12,11 ये दोनों बिल्कुल ही अलग ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, अलग आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। 11th स्टैंडर्ड का 12th रोल नंबर और यहाँ 12th स्टैंडर्ड का 11th रोल नंबर, दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। मतलब ऑर्डर मायने रखता है यहाँ पर। तो फिर ऑर्डर अगर मायने रखेगा तो फिर दो ऑर्डर्ड पेयर बराबर तभी हो सकते हैं जब जब इन ऑर्डर्ड पेयर्स का जो पहला एलिमेंट है, ये पहला एलिमेंट एक दूसरे के साथ बराबर हो, और साथ ही साथ ये जो दूसरा एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट भी एक दूसरे के साथ बराबर हो। सिर्फ और सिर्फ उसी केस पे हम कहेंगे कि दो ऑर्डर्ड पेयर जो है, ये दो ऑर्डर्ड पेयर एक दूसरे के साथ बराबर है। उसके बाद हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स के बारे में जाना था। दो सेट्स का प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो यहाँ पर मान लेते हैं P एक सेट है और Q एक सेट है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट जब होगा तो हमें करना ये होता है कि हमें ऑर्डर्ड पेयर बनाना होता है। ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है सेट्स का, ये हमें ऑर्डर्ड पेयर का सेट देता है। तो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा कैसे? सबसे पहले तो जो पहला सेट है, उस पहले सेट के पहले एलिमेंट के साथ दूसरे सेट के हर एक एलिमेंट को मिलाते हुए ऑर्डर्ड पेयर। फिर पहले सेट के दूसरे एलिमेंट के साथ दूसरे सेट के सारे एलिमेंट्स को मिलाते हुए ऑर्डर्ड पेयर। इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर इस वन के साथ इस वन का ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पर बना, फिर इस वन के साथ इस टू का यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर, इस वन के साथ इस थ्री का, फिर वैसे ही टू के साथ इस वाले टू के साथ ये 1 2 3 का ऑर्डर्ड पेयर आपको यहाँ पर दिखेगा। उसी तरह से फोर के साथ, इस वाले फोर के साथ 1 2 3 1 2 3 इसका ऑर्डर्ड पेयर आपको यहाँ पर दिखेगा। तो इस तरह से बनता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, जहाँ पर हमें ऑर्डर्ड पेयर मिलता है। इसी को अगर ग्राफिकली हम कुछ ऐसे देखें, सेट P को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला ओवल। यहाँ पर देखिए सेट P के एलिमेंट सारे यहाँ पर हैं, और यहाँ सेट Q को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला ओवल। उसका जो एलिमेंट्स है 1 2 3, ये सारे एलिमेंट्स यहाँ पर रिप्रेजेंटेड है। तो ये इन ऑर्डर्ड पेयर्स को, नॉर्मली ऑर्डर्ड पेयर को हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके साथ इसका अगर ऑर्डर्ड पेयर हो तो हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके साथ टू के साथ थ्री का, इस वाले का ऑर्डर्ड पेयर अगर हो तो हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फिर सारे ऑर्डर्ड पेयर को, कार्टेशियन प्रोडक्ट के सारे ऑर्डर्ड पेयर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें करना क्या होगा? यहाँ से सबको जोड़ना होता है कुछ इस तरह से, फिर 2 से सबको जोड़ेंगे, फिर 3 से 4 से सबको जोड़ा जाएगा। तो इस तरह से हर एक एलिमेंट एक दूसरे के साथ मिलते हुए ऑर्डर्ड पेयर बना रहा है। अब यहाँ पर अगर कोई कंडीशन या फिर कोई रिलेशन, यहाँ पर दो एलिमेंट मिलके जो ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है, इनके बीच अगर कोई रिलेशन डिफाइंड हो, जैसे कि यहाँ पर हमने एक रिलेशन डिफाइन किया कि ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर जो था उसी में से जो भी ऑर्डर्ड पेयर था कार्टेशियन प्रोडक्ट में, उसी में से ये वाला रिलेशन फुलफिल करे, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर को हमें कंसीडर करना होगा। तो यहाँ पर P और Q के बीच एक रिलेशन डिफाइन किया गया। कुछ ऐसा रिलेशन है कि P जो है Q से बड़ा हो। तो फिर ऐसे केस में ये वाला जो कंडीशन यहाँ पर जोड़ दिया गया, इसके कारण अब सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर कंसिडरेशन में नहीं आएगा।
बल्कि कुछ कुछ ऑर्डर्ड पेयर को हमें यहाँ से काटना होगा, क्योंकि वो इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा। अब सिर्फ उतने ही ऑर्डर्ड पेयर हमने कंसीडर किया जो कि इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। इसे रिलेशन कहा जाता है। हमने इसे पहले जो किया था, जो जो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट पता कर रहे थे, ठीक वही चीज़ है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन अपेंडेड है, कंडीशन जोड़ दिया गया है। उस कंडीशन को फुलफिल करने वाले ऑर्डर्ड पेयर्स ही यहाँ पर इस वाले सेट में रहेगा। तो इस सेट को हम रिलेशन कहेंगे। इस तरह का जो सेट बनाया जाता है ये रिलेशन है। यहाँ पर एक खास रिलेशन दिया हुआ है दो एलिमेंट्स के बीच। तो फिर अगर इसे हम ग्राफ में देखें, ग्राफिकली देखें, तो हमें कुछ ऐसा दिखेगा कि 2 के साथ सिर्फ इस 1 का ऑर्डर्ड पेयर है, क्योंकि यही रिलेशन को फुलफिल कर रहा है, 2 इज ग्रेटर देन 1। 4 के साथ इन तीनों का पेयर बन रहा है। तो ये तो है रिलेशन। अब देखिए, रिलेशन का एक स्पेशल कैटेगरी होता है फंक्शन। यहाँ पर हमें एक चीज़ दिख रहा है कि यहाँ पर ये जो 1 है, 1 के साथ किसी का भी रिलेशन नहीं है। फर्स्ट सेट के 1 के साथ, फर्स्ट सेट के इस एलिमेंट के साथ किसी का रिलेशन नहीं है, किसी के साथ इसका ऑर्डर्ड पेयर नहीं बन रहा है। और ये जो 4 है, फर्स्ट सेट का जो ये एलिमेंट 4 है, इसके साथ 3 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का, 3 अलग अलग एलिमेंट्स का, दूसरे सेट के 3 अलग अलग एलिमेंट्स का यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है ये हमने पिछले वीडियोस में देखा था। एक तो है इमेज। इमेज का मतलब होता है यहाँ पर ये पहले सेट का ये जो 2 है, ये किसके साथ ऑर्डर्ड पेयर बना रहा है? ये ऑर्डर्ड पेयर बना रहा है इस 1 के साथ। तो ये 1 जो है इस 2 का इमेज है। सिमिलरली ये 1 जो है 4 का भी इमेज है। ये 2 जो है ये 4 का इमेज है। ये 3 भी इस 4 का इमेज है। तो इसे इमेज कहा जाता है। इस 2 का इमेज है ये 1, इस 4 का इमेज है ये 1, ये 2, ये 3। इसे इमेज कहा जाता है। और डोमेन, यहां पर जो ऑर्डर्ड पेयर कंसीडरेशन में आया, उनके जो फर्स्ट एलिमेंट है, यहां पर फर्स्ट एलिमेंट देखिए 2 है और 4 है, सिर्फ 2 और 4 ही है फर्स्ट एलिमेंट। आप इस फिगर में देखें तो जहां से किसी और का रिलेशन है फर्स्ट सेट में, जिसके साथ दूसरे सेट के किसी एलिमेंट का कोई रिलेशन या लिंक है, या फिर कहें जो ऑर्डर्ड पेयर बना रहा है, तो वो 2 और 4 ही है। 1 देखे खाली है, इसके साथ किसी का कोई लिंक नहीं है या किसी के साथ ये ऑर्डर्ड पेयर नहीं बना रहा है। तो ये दोनों मिल के बनाता है डोमेन। ये दोनों मिलके जो सेट बनाएगा वो होगा इस रिलेशन का डोमेन। और इस डोमेन में जो एलिमेंट्स हैं उनके जो जो इमेजेस हैं, उनका जो सेट बना उसे कहा जाता है रेंज। इसे आप ऐसे देखें कि दूसरे सेट में जिन एलिमेंट्स के साथ पहले सेट का कोई एलिमेंट मिलके ऑर्डर्ड पेयर बना रहा है, मतलब एरो जाके जहां जहां टर्मिनेट कर रहा है, वो सब मिलकर जो सेट बनाता है वो होता है रेंज। तो यहाँ पर रेंज के तौर पे हम कह सकते हैं ये 1, 2, 3, ये जो सेट है ये रेंज हुआ, क्योंकि देखिए ये तीनों एलिमेंट का रिलेशन जो है इससे पहले वाले सेट के किसी एलिमेंट के साथ है। और उसी तरह से डोमेन भी लिख लेते हैं। यहाँ पर डोमेन 2, 4 होगा। यहाँ से एरो निकला है, 1 से तो नहीं निकला है। और कोडोमेन होता है जो दूसरा वाला सेट है, इस पूरे सेट को ही कोडोमेन कहा जाता है। सो कोडोमेन भी 1, 2, 3 होगा। ऐसा हो सकता है यहाँ पर अगर कोई और एक एलिमेंट रहता, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर 5 रहता, यहाँ पर एक और एलिमेंट 5 रहता, तो 5 किसी के साथ यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर नहीं बनाता इस कंडीशन के कारण। तो फिर उस केस में रेंज तो 1, 2, 3 ही होता, लेकिन कोडोमेन हो जाता 1, 2, 3 एंड 5। इस सेट में थोड़ा चेंज आता है, यहाँ पर 5 भी इंक्लूडेड हो जाता। सो ये तो अभी है नहीं, ये अभी है नहीं। वेल तो यहाँ पर देखिए, ये जो पहला वाला सेट है, पहले वाले सेट के इस वाले एलिमेंट को अगर आप देखें तो ये किसी के साथ ऑर्डर्ड पेयर नहीं बना रहा है। और इस 4 को देखें तो ये 3 अलग अलग एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना रहा है। अगर ऐसा हो कि पहला जो सेट है जहां से डोमेन मिलेगा हमें, पहला जो सेट है उसके हर एक ऑब्जेक्ट, हर एक एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट छूटे ना, हर एक एलिमेंट का
दूसरे वाले सेट के किसी न किसी एक एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर बने, एक से ज्यादा एलिमेंट के साथ नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर अगर बने, तो फिर ऐसे सिचुएशन में उस रिलेशन को हम स्पेशल नाम देते हैं, उसे कहा जाता है फंक्शन। तो फंक्शन के एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं। फंक्शन दो सेट्स हैं, सेट ए और सेट बी। यहाँ पर एक रिलेशन इस तरह से डिफाइन किया गया कि ए इज इक्वल टू बी माइनस वन, और ऑर्डर्ड पेयर जो बनेगा, ये पहला एलिमेंट पहले सेट से लिया जाएगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से लिया जाएगा। तो ये जो खास कंडीशन है, इस खास कंडीशन के कारण अब यहाँ पर ये जो रिलेशन वाला सेट बनेगा, वहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर कुछ ऐसे बनेंगे। इस वन का ऑर्डर्ड पेयर बनेगा इस टू के साथ, क्योंकि यहाँ पर रिलेशन जो है, रिलेशन डिफाइंड है कि ए को बी से एक छोटा होना होगा, बी माइनस वन होना होगा। तो इन दोनों का रिलेशन रहेगा, इन दोनों का मिलके ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, ये दोनों ये दोनों ये दोनों मिलके ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। यहाँ इस रिलेशन में, ये भी रिलेशन ही है, इस रिलेशन में खास बात देखिए क्या है कि हर एक एलिमेंट, फर्स्ट सेट के हर एक एलिमेंट जो है ये ऑर्डर्ड पेयर बना रहा है, और हर एक एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर वन जो है एक से ज़्यादा एलिमेंट के साथ, या टू जो है एक से ज़्यादा एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना रहा है, ऐसा नहीं है। यहाँ हर एक एलिमेंट का एक यूनिक इमेज होता है। हर एक इस डोमेन में अगर देखें, इस डोमेन के हर एक एलिमेंट का एक यूनिक इमेज बनेगा रेंज में, यूनिक इमेज, एक से ज़्यादा इमेज नहीं बनेगा, एक ही इमेज बन रहा है। यहाँ से देखिए, वन का इमेज सिर्फ टू है, टू का इमेज सिर्फ थ्री है, इस थ्री का इमेज सिर्फ फोर है। तो ये दो चीज़ें मिलकर, ये दो चीज़ें जो अभी हमने बात किया, दो कंडीशन कि जो जो डोमेन है, डोमेन के हर एक एलिमेंट को पार्टिसिपेट करना होगा ऑर्डर्ड पेयर में, या उसका रिलेशन रहेगा यहाँ को डोमेन के किसी एक एलिमेंट के साथ, और सिर्फ एक एलिमेंट के साथ उसका ऑर्डर्ड पेयर बनेगा या रिलेशन रहेगा। तो ये दो कंडीशंस जब फुलफिल होता है तो हम कहते हैं ये जो है ये फंक्शन है, ये स्पेशल रिलेशन है जिसे फंक्शन कहा जाता है। अब यहाँ पर एक बार चलिए वही चीज़ हम लोग देख लेते हैं कि फंक्शन हम तभी कहेंगे किसी रिलेशन को जब हर एक एलिमेंट सेट ए का हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज। हर एक एलिमेंट देखिए, हर एक एलिमेंट का इमेज है और यूनिक इमेज है, एक से ज़्यादा इमेज नहीं है, यूनिक इमेज है बी में, तो उसे फंक्शन कहा जाता है। उस खास रिलेशन को फंक्शन कहा जाता है। और फंक्शन को कुछ ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, फंक्शन एफ, उसे नॉर्मली हम एफ नाम देते हैं फंक्शन को। चलिए, यहाँ पर रिलेशन कहा गया, यही इसी को फंक्शन कहा जाएगा। सो अ रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, यहाँ से ये जो रिलेशन है इससे यहाँ तक है, फर्स्ट सेट से सेकंड सेट तक रिलेशन है। So a relation F from set A to set B is said to be a function if every element of set A has one and only one image in set B. दूसरे शब्दों में कहा जाए तो डोमेन जो है इस रिलेशन का, इस खास रिलेशन का, जैसे कि फंक्शन कहा जाएगा, इस खास रिलेशन का जो डोमेन है, ये डोमेन पूरा का पूरा फर्स्ट सेट होगा। ये सेट A जो है ये पूरा मिलके डोमेन बन जाएगा। इसमें एक भी एलिमेंट छूटेगा नहीं डोमेन में, क्योंकि हर एक एलिमेंट का रिलेशन होना है दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ, तो सभी डोमेन में पार्टिसिपेट करेगा, ए के सारे एलिमेंट डोमेन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसीलिए जो डोमेन होगा इस तरह के रिलेशन में वो सेट ए ही होगा। और नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। सेम फर्स्ट एलिमेंट होने के लिए, ऑर्डर्ड पेयर में सेम फर्स्ट एलिमेंट होने के लिए क्या होना होगा? चलिए मैं एक बार इसे लिख लेता हूं इन ऑर्डर्ड पेयर्स को। सो 1,2 पहला ऑर्डर्ड पेयर, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर 2,3, और उसी तरह से तीसरा ऑर्डर्ड पेयर 3,4, उसी तरह से 4,5 एंड देन 5,6। सो इन ऑर्डर्ड पेयर्स को मिलाते हुए हमें ये वाला स्पेशल रिलेशन मिलेगा जिसे हम फंक्शन कहेंगे। अब यहाँ पर अगर इसका
ए का एक से ज़्यादा इमेज होता, मान लीजिए इस वन का इस वन के साथ भी रिलेशन होता अगर, तो फिर ऐसे केसेस में जब हम इसे लिखते, इसे हम इस फॉर्म में लिखते, तो हमें इस वन वन को भी इंक्लूड करना होता, 1,1 को भी इंक्लूड करना होता। ऐसे केस में हमें जो फर्स्ट एलिमेंट मिलता, फर्स्ट एलिमेंट एक से ज़्यादा ऑर्डर्ड पेयर में सेम फर्स्ट एलिमेंट मिलता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये जो है इसका एक यूनिक इमेज बनेगा, एक से ज़्यादा इमेज नहीं बनेगा किसी भी एलिमेंट का, डोमेन में किसी भी एलिमेंट का एक से ज़्यादा इमेज नहीं बनेगा। इसीलिए इसीलिए इन ऑर्डर्ड पेयर्स में एक से ज़्यादा ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होगा, दो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं हो सकता। अब देखिए यहां पर इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। मान लें कि f एक फंक्शन है फ्रॉम a टू b, फंक्शन एक रिलेशन है, खास रिलेशन जो जिस प्रॉपर्टी के बारे में हम बात कर रहे थे। अगर f एक फंक्शन है फ्रॉम a टू b और ये a कोमा b जो है ये ऑर्डर्ड पेयर है, it belongs to this special relation which is also called function, then f of a, इसे इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, f of a is equal to b। अब इसका मतलब क्या होगा, देखिए यहां पर f of a मतलब f इस स्पेशल रिलेशन का नाम है। यहां पर जो रिलेशन आपको दिख रहा है 1 के साथ 2 का, 2 के साथ 3 का, 3 के साथ 4 का, ये जो स्पेशल रिलेशन है इसे फंक्शन कहा जाएगा। और यहां पर फंक्शन को हम f से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और f ऑफ a एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं a जो है फिलहाल ये 1 जो है वो a को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो f ऑफ 1, याद रखें कि ये जो है ये a जो है फर्स्ट सेट का एलिमेंट होगा, b ये b सेकंड सेट का एलिमेंट होगा, स्मॉल लेटर b सेकंड सेट का एलिमेंट होगा। सो f ऑफ 1, f ऑफ दिस एलिमेंट दैट इज इक्वल टू 2, ये इसका जिसके साथ रिलेशन है या इसका जो इमेज होगा। उसी तरह से f ऑफ, अगर मैं 3 की बात करूं, f ऑफ 3 दैट इज इक्वल टू 4, ये वाला 4। उसी तरह से f ऑफ 5 इज इक्वल टू f ऑफ 5 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर b जो है, b दिस वन, ये b है, थोड़ा सा कलर चेंज कर दूं, ये इस तरफ जो हम देख रहे हैं ये b है, और f के बाद ब्रैकेट के अंदर जो हमने लिखा वो a है। तो यहाँ पर b इज कॉल्ड इमेज ऑफ a, ये तो हम जानते ही है, इसे इमेज कहा जाएगा। इसका 1 का इमेज है 2, 2 का इमेज है ये 3, 3 का इमेज है ये 4। सो b को a का इमेज कहा जाएगा अंडर f, अंडर फंक्शन f, और a को b का प्री इमेज कहा जाएगा। और ये जो फंक्शन है, फंक्शन f फ्रॉम a टू b, उसे कुछ ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, फंक्शन कोलॉन लगा के किस सेट से किस सेट तक, सो ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इन शॉर्ट धीरे धीरे आप आगे इसे इस तरह से रिप्रेजेंट करने लगेंगे। लेट अस से फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ अ वेरिएबल x इज इक्वल टू एनी काइंड ऑफ फंक्शन x² + 2, हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। सो थोड़ी देर बाद आपको समझ में आ जाएगा इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है। फिलहाल यहाँ से अभी यहाँ से आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर हमें तय करना होगा कि फंक्शन इनमें से कौन सा है और फंक्शन कौन नहीं है। पहला वाला यहाँ पर सिचुएशन को अगर आप देखें तो हम क्या कहेंगे, क्या ये फंक्शन है या फंक्शन नहीं है। वैसे देखने वाली बात यह है कि जो पहला सेट है जो कि डोमेन बनाएगा, उसका जो फर्स्ट एलिमेंट, ये वाला जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट का कोई भी इमेज नहीं है, ये खाली पड़ा हुआ है, किसी के साथ ये ऑर्डर्ड पेयर नहीं बना रहा। तो ये फंक्शन के डेफिनेशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। फंक्शन के डेफिनेशन को फुलफिल करने के लिए इसका भी एक इमेज होना होगा। पहला सेट जो है सब मिला के डोमेन बनना चाहिए, ऐसा यहाँ पर हो नहीं रहा है। ये जो पहला जो एलिमेंट है ये यहाँ पर छूटा हुआ है, तो ऑब्वियसली ये जो है ये फंक्शन नहीं है। अब दूसरे वाला एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो यहाँ पर वीडियो को पॉज करके आप सोचिए, यहाँ पर हर एक एलिमेंट, फर्स्ट सेट के हर एक एलिमेंट का इमेज है, क्या ये फंक्शन है? फंक्शन के डेफिनेशन के हिसाब से जो डोमेन है
डोमेन के हर एक एलिमेंट का एक यूनिक इमेज होगा, एक से ज़्यादा इमेज नहीं होगा। यहाँ पर इस वाला एलिमेंट का देखिए एक से ज़्यादा इमेज है, ये भी उसका इमेज है, ये भी उसका इमेज है, तो ये भी फंक्शन नहीं है, रिलेशन फंक्शन नहीं है। यहाँ पर इस केस में देखिए, इस केस में क्या ये फंक्शन है? यहाँ पर ये एलिमेंट छूटा हुआ है, ये किसी के साथ ऑर्डर्ड पेयर नहीं बना रहा है। तो वीडियो को पॉज करके सोचे, क्या इसे फंक्शन होना है, क्या ये फंक्शन हो सकता है? तो फंक्शन का जो डेफिनेशन है, फंक्शन का डेफिनेशन के हिसाब से जो फर्स्ट सेट है, फर्स्ट सेट के हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए, मतलब हर एक एलिमेंट को पार्टिसिपेट करना चाहिए, तब जाके वो फंक्शन होगा फर्स्ट सेट के, सेकंड सेट का नहीं। तो यहाँ पर सेकंड सेट में कोई अगर एलिमेंट खाली है भी तो भी वो फंक्शन के डेफिनेशन के खिलाफ नहीं है। यहाँ पर फर्स्ट सेट में देखें, हर एक जो एलिमेंट है उसका सिर्फ और सिर्फ एक इमेज है, तो ये फंक्शन के डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है। अब दूसरे वाले में देखें, चौथा जो फिगर है यहाँ पर देखें ये जो एलिमेंट है, ये दो एलिमेंट्स का इमेज है। क्या ये फुलफिल करेगा फंक्शन के डेफिनेशन को? देख लेते हैं। फंक्शन का डेफिनेशन कहता है कि फर्स्ट सेट का जो एलिमेंट्स है, डोमेन में जो एलिमेंट्स है, उनमें हर एक का यूनिक इमेज बनना चाहिए। तो इसका देखिए सिर्फ एक ही इमेज है, ये यूनिक इमेज है, और इसका भी सिर्फ एक ही इमेज है, वो भी यूनिक है, ये दो इमेज नहीं है। यहाँ ऐसे इसका दो इमेज नहीं बन रहा, या फिर इसका इस तरह से दो इमेज नहीं बन रहा, उसका एक ही इमेज है। सो डोमेन के एलिमेंट का, हर एक एलिमेंट का अगर यूनिक इमेज हो, इसका सिर्फ और सिर्फ एक इमेज है, दो इमेज नहीं है, इसका भी सिर्फ और सिर्फ एक इमेज है, तो फिर ये जो है ये इसके डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है। सो इसके डेफिनेशन के हिसाब से हम यहाँ पर कहेंगे कि ये जो चौथा वाला जो सिचुएशन है, ये फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ से आगे हम कुछ यहाँ पर देखें, हमें ये पता करना है कि ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन है या फंक्शन है, और साथ ही साथ हमें यहाँ इस सिचुएशन में जो भी रिलेशन दिया हुआ है वहाँ पर डोमेन, कोडोमेन और रेंज पता करना है। तो फिर यहाँ पर देखें, ये जो है ये सेट है n एक सेट है, नेचुरल नंबर्स का सेट है, और रिलेशन जो है कुछ इस तरह से डिफाइंड है कि ये जो रिलेशन है ऐसे डिफाइंड है कि y इज इक्वल टू, यहाँ ऑर्डर्ड पेयर्स का रिलेशन बनेगा, यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर का सेट बनेगा, x कोमा y ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, x और y दोनों नेचुरल नंबर का जो सेट है, नेचुरल नंबर के सेट से लिया जाएगा। नेचुरल नंबर का सेट मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, उस सेट से लिया जाएगा x और y, एंड सच दैट यहाँ पर एक स्पेशल कंडीशन है जो कि रिलेशन फुलफिल कर रहा है। वो रिलेशन ये है कि y को x का दुगना होना होगा, y को x का दुगना होना होगा। सो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं इस वाले रिलेशन को यहाँ एक बार लिख लेता हूँ कि y को दुगना होना है, मतलब दूसरे एलिमेंट को पहले एलिमेंट का दुगना होना है, और पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट दोनों सेट ऑफ नेचुरल नंबर से आएगा। तो पहला एलिमेंट पहले 1 होगा तो दूसरे एलिमेंट को 2 होना है, फिर पहला एलिमेंट अगर 2 हुआ तो दूसरे एलिमेंट को 4 होना है। पहला एलिमेंट हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर से ही ले रहे हैं, और 3 हुआ तो दूसरे को 6 होना है, फिर ये अगर 4 हुआ फिर इसे 8 होना है, एंड सो ऑन। इस तरह से ये चलते जाएगा। हमें यहाँ से ये पता लगाना है कि ये रिलेशन होगा या फंक्शन होगा। तो फिर अगर मैं इसे ग्राफिकली लिखूँ, यहाँ पर 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, तो फिर हम यहाँ से कह सकते हैं कि 1 का रिलेशन बनेगा, यहाँ 1 ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा 2 के साथ,
2 भी ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा, उसी तरह से 3 भी ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा, 4 भी ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा। तो यहाँ जो भी यहाँ पर एलिमेंट है, सारे एलिमेंट्स जो है ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा, उसका रिलेशन होगा, उसका इमेज रहेगा कहीं ना कहीं इस दूसरे वाले सेट में। तो हम कहेंगे कि ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है और सिर्फ एक ही इमेज बन रहा है, हर एक का सिर्फ और सिर्फ एक इमेज बनेगा। तो ये इसे फुलफिल कर रहा है, तो ये एक फंक्शन है। अब अगर आप डोमेन, कोडोमेन और रेंज को देखें तो डोमेन जो होगा, फर्स्ट सेट जो है पूरा डोमेन बन जाएगा। तो डोमेन जो है पहला सेट ही डोमेन बन जाएगा। ये जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है ये डोमेन बन जाएगा। और कोडोमेन को अगर देखें तो हमें पता है कोडोमेन होता है जो सेकंड सेट है, और सेकंड सेट भी नेचुरल नंबर्स का ही सेट है। और साथ ही साथ रेंज जो होगा, यहाँ पर रेंज जो होगा ये देखिए, इस सेट के हर एक एलिमेंट रेंज में नहीं आएगा, हर एक एलिमेंट जो है इमेज नहीं बनेगा, बल्कि जो इवन नंबर्स है वही रेंज बनाएगा। तो यहाँ पर सेट ऑफ इवन नंबर्स, इसे हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि रेंज इज अ सेट ऑफ एलिमेंट मैं ए नाम दे देता हूँ, ए such that a is equal to 2n and this n belongs to natural number। सो ये सेट ऑफ इवन नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है कि ये इस सेट में जो एलिमेंट a है वो ऐसा है सच दैट कि दैट इज इक्वल टू 2n, और ये n जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, मतलब n में सबसे पहले 1 आएगा तो a का वैल्यू 2 हो जाएगा, मतलब इस सेट का पहला एलिमेंट 2 हो गया। फिर n में आएगा 2 इंटू 2 4, तो a का वैल्यू 4 हो जाएगा। सो इस तरह से ये जो सेट है ये इवन नंबर्स का सेट बनेगा। तो यहाँ पर रेंज जो बनेगा, रेंज ऑफ आर, रेंज ऑफ दिस सेट इज ऑब्वियसली, इसका रेंज जो होगा, इस रिलेशन का रेंज जो होगा वो हो जाएगा सेट ऑफ इवन नंबर्स। इसी तरह से हमें ये देखना है कि हमें इन रिलेशंस को एग्जामिन करना है, और हमें ये देखना है कि ये फंक्शन है या नहीं है। तो फर्स्ट केस में अगर मैं इसे ड्रॉ कर लेता हूँ एक बार, तो विजुअली हमें थोड़ा ज़्यादा अच्छा दिखेगा। ये 2 है यहाँ पर, 3 है यहाँ पर, और 4 है यहाँ पर फर्स्ट सेट में। सेकंड सेट में 1 और 2 है, और यहाँ अगर हम बनाते हैं इसका इमेज 2 का ऑर्डर्ड पेयर 1 के साथ बन रहा है, तो ऐसे वो ऑर्डर्ड पेयर बना। 3 का ऑर्डर्ड पेयर 1 के साथ बन रहा है, 4 का ऑर्डर्ड पेयर 2 के साथ बन रहा है। तो देखिए ये फुलफिल कर रहा है डेफिनेशन को। यहाँ पर हर एक एलिमेंट का इमेज बन रहा है, और हर एक एलिमेंट का एक यूनिक इमेज है, तो ये इसे फुलफिल कर रहा है। आप सिर्फ इसे देख के भी इस चीज़ को डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 2 है, 3 है, 4 है, फर्स्ट एलिमेंट जो है, फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं हो रहा किसी भी 2 ऑर्डर्ड पेयर का, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन है। अब दूसरे वाले में अगर आप देखें तो यहाँ पर ये तो सेम हो गया 2 और 2, तो ये क्लियरली दिख रहा है कि ये जो है ये फंक्शन नहीं बनेगा बल्कि रिलेशन बनेगा। चलिए फिर भी एक बार यहाँ लिख लेते हैं, 2, 3 और 4 मिलके पहला सेट बना है, और दूसरा सेट जो है 2, 4, 3 मिलके ही बना है। सो 2, 3, 4 मिलके ही बना है। और यहाँ पर 2 के साथ 2 का मिलाते हुए ऑर्डर्ड पेयर है, 2 4 के साथ भी ऑर्डर्ड पेयर बना रहा है, 3 3 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना रहा है, और 4 4 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना रहा है। तो यहाँ पर जो फंक्शन का डेफिनेशन फुलफिल नहीं हो रहा, वो किसके कारण हो रहा? वो इसके कारण हो रहा कि इसका यूनिक इमेज नहीं है, इसका एक से ज़्यादा इमेज है। वैसे इस सेट में हर एक एलिमेंट का इमेज बन रहा है, लेकिन इस 2 का जो इमेज है वो यूनिक नहीं है। 2 का एक इमेज यहाँ पर, 2 का दूसरा इमेज 4 के साथ, या 4 2 का दूसरा इमेज है, ये रिलेशन बन रहा 4 के साथ।
सो ये जो है पहला वाला ये तो था फंक्शन था, ये दूसरा वाला फंक्शन नहीं है। अब इसे अगर हम ऐसे ही ऑब्जर्व करते हैं 1 2 3 4 5 6, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है क्योंकि यहाँ पर जो फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर्स का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट यूनिक है, या फिर कहें फर्स्ट एलिमेंट जो है रिपीट नहीं हो रहा किसी दो ऑर्डर्ड पेयर में, इसका मतलब हर एक का यूनिक इमेज है। तो इस हिसाब से भी हम कह सकते हैं, सिर्फ इसे देखते हुए भी हम कह सकते हैं कि ये जो है ये जो है ये फंक्शन है, ये भी फंक्शन था, सिर्फ ये जो था ये फंक्शन नहीं था। अब यहाँ पर देखिए एक फंक्शन कुछ इस तरह से डिफाइंड है फ्रॉम अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, कि फंक्शन ऑफ एक्स इस तरह से डिफाइंड है कि 2x माइनस वन, एफ ऑफ एक्स इज़ 2x माइनस वन। इस एफ ऑफ एक्स को आप y मान सकते हैं, इसे आप y मान सकते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू 2x माइनस वन। अब इस डेफिनेशन के हिसाब से, इस डेफिनेशन को यूज़ करते हुए हमें इस टेबल को कंप्लीट करना है, फिर उसे प्लॉट भी करना है हमें इस ग्राफ में। सो इस टेबल को हम फुलफिल करेंगे। एफ ऑफ एक्स गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस वन। ये फंक्शन जो है इस तरह से इस रिलेशन से डिफाइंड है, ये वाला फंक्शन। अब यहाँ पर एफ ऑफ वन का मतलब क्या होगा? एफ ऑफ वन का मतलब ये होगा कि जब x का वैल्यू 1 हो, तो जब x का वैल्यू 1 होगा उस समय ये जो है इस x का वैल्यू 1 होगा, सो इसका वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू वन माइनस वन, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू वन इज 2 माइनस वन इज 1। सो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स को ही y नाम दिया गया है, सो y इज इक्वल टू 1। सिमिलरली एफ ऑफ या फिर कहें एफ ऑफ एक्स एट x इक्वल्स टू, ऐसे सिचुएशन में जब x का वैल्यू 2 होगा वैसे सिचुएशन में इसका जो वैल्यू निकल के आएगा 2 इंटू टू इज़ 4 माइनस वन, सो 2 इंटू टू इज़ 4 माइनस वन इज इक्वल टू 3, सो ये हो गया 3। उसी तरह से एफ ऑफ 3 हो जाएगा 3 इंटू टू इज़ 6 माइनस वन इज़ 5, सो ये हो जाएगा 5। और एफ ऑफ 4 जो है 4 इंटू टू इज़ 8 माइनस वन इज़ 7। सो इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पर अगर प्लॉट करें इस जगह पे, सो जब x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1, उसे हम यहाँ पर प्लॉट करेंगे। जब x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3, यहाँ पर उसे हम प्लॉट करेंगे इस जगह पे। और जब x का वैल्यू 3, उस समय y का वैल्यू 5 इस जगह पे। और जब x का वैल्यू 4 उस समय y का वैल्यू 7, तो उसे जब हम प्लॉट करेंगे, उससे जगह नहीं है प्लॉट करने का, थोड़ा इससे एक घर ऊपर होगा, यहाँ से एक घर ऊपर होगा कुछ इस तरह से। और यहाँ पर हमने उसे प्लॉट कर लिया। अब मान लें ये कहा जाता कि दिस फंक्शन जो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ नेचुरल नंबर तक है, ये अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर से ना होते हुए यहाँ पर ये फंक्शन अगर सेट ऑफ रियल नंबर्स से बनता, टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो फिर वहाँ पर देखिए हमें ऐसे x का वैल्यू 1 2 3 4 ऐसा नहीं होता, बल्कि x का वैल्यू कंटिन्यूअस होता, 0.1 0.111 0.12 0.13 इस तरह से कंटिन्यूअस होता, 1 होता, 1.5 1.75 कंटिन्यूअस होता। मतलब x के यहाँ पर सारे यहाँ जितने भी पॉइंट्स पॉसिबल है इस नंबर लाइन में, इस कोऑर्डिनेट में, तो जितने भी पॉसिबल है सारे को कंसीडर करना होता। तो वैसा करने से हमें हर एक x वैल्यू के लिए अगर हम प्लॉट करते तो फिर हमें कुछ यहाँ पर ऐसा स्ट्रेट लाइन मिलता, इस तरह से सारे पॉइंट्स को जोड़ते हुए हमें मिल जाता है एक स्ट्रेट लाइन। मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ ठीक से, सो ऐसा हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल जाता। सो फिर ये स्ट्रेट लाइन इंडिकेट करता इस फंक्शन को, x और y के रिलेशन को, या फंक्शन ऑफ x और x के रिलेशन को वो रिप्रेजेंट करता। अब कुछ यूजफुल फंक्शंस एक बार देख लेते हैं और उनके ग्राफ्स। सबसे पहले देखिए यहाँ पर आइडेंटिटी फंक्शन होता है कुछ इस तरह का फंक्शन जहाँ पर होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स का वैल्यू जितना एफ ऑफ एक्स का भी वैल्यू उतना, और एफ ऑफ एक्स को ही हम वाई कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो फिर देखिए जब एक्स का वैल्यू 1,
उस समय y का वैल्यू 1, तो फिर उसे हम यहाँ पर प्लॉट करेंगे। और चूंकि ये रियल नंबर से आ रहा है, सेट ऑफ रियल नंबर से आ रहा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से नहीं, ये फंक्शन जो है सेट ऑफ रियल नंबर्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स है, इसीलिए हमें सारे वैल्यूज़ को, x के सारे वैल्यूज़ को कंसिडर करना पड़ रहा है, इसीलिए हमें स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, वरना हमें पॉइंट्स मिलते, कुछ पॉइंट्स मिलते। अगर ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होता तो x का वैल्यू अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर से लिया जाता तो, क्योंकि इसे रियल नंबर से लिया जा रहा तो x के सारे वैल्यूज़ के लिए हम प्लॉट कर रहे हैं f ऑफ x या y, इसीलिए हमें स्ट्रेट लाइन मिल रहा। जब x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1, x का वैल्यू जब 2, y का वैल्यू उस समय 2, x का वैल्यू जब 3, y का वैल्यू 3 एंड सो ऑन। जब x का वैल्यू जब नेगेटिव 1, उस समय y का वैल्यू भी नेगेटिव 1, x का वैल्यू जब नेगेटिव 2, तब y का वैल्यू भी नेगेटिव 2। सो इस तरह के फंक्शन को आइडेंटिटी फंक्शन कहा जाता है। यहाँ पर डोमेन और रेंज जो होगा, ऑब्वियसली डोमेन जो है x का वैल्यू हम कहाँ से ले रहे हैं वो डिसाइड करेगा डोमेन क्या होगा। तो डोमेन होगा सेट ऑफ रियल नंबर्स, सारे वैल्यूज़, x के सारे वैल्यूज़ डोमेन में आएंगे। और रेंज यहाँ पर जो भी वैल्यूज़ बन रहा है, उसका जो फंक्शन का वैल्यू बन रहा है वो हो जाएगा डोमेन। चूँकि x और y दोनों बराबर है तो डोमेन और रेंज सेम सेट बनेगा, वो सेट ऑफ रियल नंबर्स होगा। कांस्टेंट फंक्शन, एक फंक्शन ऐसे डिफाइन किया गया कि y विच इज़ f ऑफ x इज इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू, एक कांस्टेंट वैल्यू इस ग्राफ के हिसाब से 1 2 3 4, दैट कांस्टेंट वैल्यू इज़ 4। सो इस ग्राफ के हिसाब से ये 4 है, विच इज़ अ कांस्टेंट ऑब्वियसली, जो वेरी नहीं कर रहा है। सो यहाँ पर अगर आप डोमेन देखें तो डोमेन ऑफ f इज सेट ऑफ रियल नंबर। डोमेन मतलब x का जो वैल्यूज़ है, सारे x के वैल्यूज़, सो वो तो रियल नंबर होंगे, सेट ऑफ रियल नंबर से आएगा ये। सो डोमेन इज सेट ऑफ रियल नंबर। एंड रेंज, इसका रेंज क्या होगा? रेंज तो कांस्टेंट है, रेंज कांस्टेंट है, चाहे आप f ऑफ 1 देखें वो 4 होगा, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 4, x का वैल्यू 2, फिर भी y का वैल्यू 4, x का वैल्यू 3, तो भी y का वैल्यू 4। सो f ऑफ 1, f ऑफ 2, f ऑफ 3, ये सारे हर एक का वैल्यू 4 ही होगा। सो अगर हम इसे ऐसे रियल नंबर्स, मैं तो सिर्फ नेचुरल नंबर्स लिख रहा हूँ, ये सेट ऑफ रियल नंबर्स है। और यहाँ पर अगर मैं इसका रेंज या कोडोमेन बनाऊँ तो सारे के सारे यहाँ पर जो डोमेन है, डोमेन का हर एक एलिमेंट जो है, हर एक एलिमेंट सिर्फ 4 के साथ ही यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा, 4 के साथ ही इसका रिलेशन होगा, जो यहाँ पर रिप्रेजेंटेड है y वैल्यू f ऑफ x इज कांस्टेंट। सो इसका जो रेंज है, ये रेंज में सिर्फ और सिर्फ 4 रहेगा, इसीलिए देखिए रेंज इज अ सेट ऑफ दैट कांस्टेंट। यहाँ पर ये जो कर्ली ब्रैकेट है सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट ऑफ दैट कांस्टेंट। तो इस केस में सेट ऑफ ऐसा सेट जिसमें कि 4 एज एलिमेंट है, सिर्फ और सिर्फ 4 है एज एलिमेंट, तो इसे कांस्टेंट फंक्शन कहा जाता है। पॉलिनोमियल फंक्शन मतलब कि y इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू x का कोई पावर होगा, x का कोई पॉजिटिव पावर होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा पावर में, और यहाँ पर कुछ इस फॉर्म में होगा कि यहाँ पर ये कांस्टेंट है, a0 एक कांस्टेंट है, a1 एक कांस्टेंट है, a2 एक कांस्टेंट है, एंड सो ऑन, ये x के पावर n तक। वेल यहाँ पर अगर मान ले मैं ये कहूँ x टू द पावर 5, तो क्या ये इस डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। अगर हम n का वैल्यू 1 कहें और बाकी जितने भी हैं, बाकी a0, a1, a2, यहाँ पर सॉरी ये n नहीं, a5, ये सब 5 का वैल्यू 1 का है, तो ये सारे जो है दैट इज इक्वल टू 0, मतलब ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, एंड सो ऑन। सिर्फ लेट्स से ये 5 है और ये भी 5 होना चाहिए, फिर सिर्फ ये एग्जिस्ट कर जाएगा, फिर क्योंकि इसका वैल्यू a सब 5 का वैल्यू 1 है, तो ये एग्जिस्ट कर जाएगा। इस तरह से आप देखें तो फिर आप x का कोई भी पावर, नॉन नेगेटिव पावर से आप उसे रिप्रेजेंट कर दें, किसी भी तरह के टर्म x के पावर में रिप्रेजेंट करें, तो वो पॉलिनोमियल फंक्शन होगा। पॉलिनोमियल फंक्शन का एक एग्जाम्पल लेते हैं, सिंपल एग्जाम्पल, x स्क्वायर।
जो अभी अभी हमने देखा था। सो एक्स स्क्वायर, जैसे पिछले केस में हमने एक्स टू द पावर 5 को देखा था एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन ही होगा उसी लॉजिक से। अब y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक फंक्शन ऑफ x है ये। कैसा फंक्शन? एक्स स्क्वायर का फंक्शन है ये। सो इसे रिप्रेजेंट करें हम, तो इसे हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। वेल, आप यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि थोड़ा मैं जूम करके दिखाऊं। यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का मतलब आप सिर्फ इस जगह पे देखिए, x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 0 है। सो x का वैल्यू जब 0 होगा, 0 स्क्वायर इज 0, y इज इक्वल टू 0। सो इस जगह से देखिए, ये वाला जो ग्राफ है, ये कर्व जो है इस जगह से पार हो रहा। एंड देन x का वैल्यू जब 1 हुआ, x का वैल्यू जब 1 होगा, उस समय x स्क्वायर का वैल्यू 1 होगा, तो y का वैल्यू भी 1, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1। फिर x का वैल्यू जब 2 होगा, x का वैल्यू 2 हुआ, तो x स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, सो y इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर विच इज़ 4। तो जब x का वैल्यू 2, उस समय y का वैल्यू 4 एंड सो ऑन। अब नेगेटिव वैल्यूज अगर आप देखें, तो x का वैल्यू जब नेगेटिव 1 है, x का वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव 1 है, सो नेगेटिव 1 का स्क्वायर ये भी 1 ही बनता है, पॉजिटिव वैल्यू ही बनता है। हमें पता है नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर जो है पॉजिटिव बनता है, सो वो भी 1 बन गया। और जब नेगेटिव 2x का वैल्यू है नेगेटिव 2, तो उसका भी स्क्वायर देखिए पॉजिटिव 4 ही बन रहा है। वेल, इस तरह से इस ग्राफ को हमने यहाँ पर बनाया है। अब इसका अगर हम डोमेन देखें तो डोमेन हो जाएगा x के सारे वैल्यूज़ मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स। यहाँ डिफाइन ही कुछ इस तरह से किया गया है इसे फंक्शन, ये रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट तक है। तो फिर डोमेन जो है x के वैल्यूज़ को कंसिडर किया जाएगा। सो डोमेन जो है ये सेट ऑफ रियल नंबर्स हो जाएगा डोमेन। और रेंज मतलब f ऑफ x या x स्क्वायर का वैल्यू जो है, ये भी सेट ऑफ रियल नंबर्स ही होंगे। यहाँ पर हमें नेगेटिव नंबर नहीं मिलेगा, y का वैल्यू नेगेटिव नहीं मिलेगा इस केस में, इस वाले एग्जाम्पल में नेगेटिव नहीं मिल रहा है। तो x बिलोंग्स टू यहाँ पर रियल नंबर के साथ प्लस लगा दे तो पॉजिटिव रियल नंबर्स हो गए, और साथ ही साथ इसमें इंक्लूड भी कर दे, ज़ीरो वाले सेट को भी, एक सेट बनाया उसमें ज़ीरो रख दे, उसका यूनियन ले ले, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड ज़ीरो इज नॉट इंक्लूडेड इन पॉजिटिव रियल नंबर्स। ज़ीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, तो ज़ीरो को भी हमने यहाँ पर इंक्लूड कर लिया है। सो इस तरह से ये इंडिकेट कर रहा है नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स को। वेल, रैशनल फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं जहाँ जो कि दो फंक्शंस के रेशियो के तौर पे रिप्रेजेंटेड हो। यहाँ पर f ऑफ x जो है ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और g ऑफ x जो है ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। ऐसे केसेस में अगर इस तरह का रेशियो रहे, तो हमें पता है कि डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं हो सकता है। ये खास बात है, डिनोमिनेटर ज़ीरो अगर होगा तो ये अनडिफाइंड हो जाता है। सो उसी के लिए कहा गया g ऑफ x इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पर भी हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, वो एग्जाम्पल है y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एक्स। बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, इस 1 को भी हम पॉलिनोमियल कंसिडर कर सकते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन, और इस सिर्फ x को भी पॉलिनोमियल फंक्शन कंसिडर किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये बड़ा ही सिंपल रैशनल फंक्शन है। हम सिर्फ इसका स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं कि कैसा फंक्शन बन सकता है। सो यहाँ पर चूँकि हम यहाँ पर डिनोमिनेटर में x है, तो उस x को ज़ीरो नहीं हो सकता है वो, उसी के कारण यहाँ पर कहा गया x बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस, उससे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं सेट ऑफ ज़ीरो, सेट इंक्लूडिंग ज़ीरो, मतलब रियल नंबर से ज़ीरो को हटा दिया गया, सेट ऑफ रियल नंबर से ज़ीरो को हटा दिया गया। वो जो सेट बना उसमें जो वैल्यूज़ होंगे वो सारे वैल्यूज़ यहाँ पर इंक्लूडेड है। तो ऐसे में हमें ग्राफ कुछ इस तरह का मिलता है। अब देखिए, जब x का वैल्यू 1 होगा, y का वैल्यू 1 होना चाहिए। जब x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1 होना चाहिए ऐसे सिचुएशन में। सो x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1 है यहाँ पर, और x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू हाफ है, y का वैल्यू हाफ, x का वैल्यू 3 तो y का वैल्यू 1/3 है। सो इसी तरह से आप नेगेटिव साइड में भी देखें तो वही वाला लॉजिक आपको दिखेगा। सो
यहाँ पर डोमेन जो है ऑब्वियसली डोमेन x के सारे वैल्यूज एक्सक्लूडिंग ज़ीरो, इसीलिए डोमेन जो है डोमेन इज सेड टू बी सेट ऑफ रियल नंबर्स माइनस सेट जिसमें ज़ीरो है, मतलब उससे ज़ीरो हटा दिया गया उस सेट से। और रेंज जो है, रेंज में भी हमें सारे वैल्यूज़ मिलेंगे लेकिन ज़ीरो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो है y का वैल्यू ज़ीरो कब हो सकता है, y का वैल्यू तो ज़ीरो कभी नहीं हो सकता है, जब x का वैल्यू इन्फिनिटी हो जाए उस समय होगा। और चूंकि हम फाइनाइट वैल्यूज़ के साथ डील कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर हमें y एज ज़ीरो नहीं मिलेगा, इसीलिए रेंज जो है, रेंज में भी हमें सेट ऑफ रियल नंबर्स ही मिलेगा एक्सक्लूडिंग ज़ीरो, हमें ज़ीरो नहीं मिलेगा वहाँ पर। सो ये एक छोटा सा एग्जांपल था रैशनल फंक्शन का, जस्ट आप यूज टू हो जाए इन फंक्शंस के साथ, इसीलिए समय के साथ साथ आपको और भी बहुत सारे अलग अलग तरीके के फंक्शंस के साथ डील करना होगा। देखिए ये एक स्पेशल फंक्शन है जिसे कि मॉड्यूलस फंक्शन कहा जाता है। मॉड्यूलस फंक्शन कुछ ऐसा होता है कि आप नेगेटिव को पॉजिटिव बना देना होता है और कुछ नहीं। सो मॉड्यूलस को रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है, दो बार्स से ऐसे दो वर्टिकल बार से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये होता है मॉड्यूलस ऑफ एक्स, एक्स का मॉड्यूलस, वाई का मॉड्यूलस, जेड का मॉड्यूलस, इस तरह से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसका मतलब यही होता है कि जब x का पॉजिटिव वैल्यू हो, ये मॉड x या मॉड्यूलस ऑफ x का मतलब यही है कि अगर x का वैल्यू पॉजिटिव है तो ज्यों का त्यों उसे कंसिडर किया जाए, लेकिन अगर x का वैल्यू नेगेटिव है तो उसके साथ -1 मल्टीप्लाई कर दिया जाए, या फिर कहें उसका पॉजिटिव वैल्यू को कंसिडर किया जाए। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल हम यहाँ पर देख लेते हैं कि लेट x जो है x इज इक्वल टू 5, तो ऐसे में ये मॉड्यूलस ऑफ x जो है ये 5 होगा। x का वैल्यू 0 हो अगर तो मॉड्यूलस ऑफ x ये भी 0 होगा, और x का वैल्यू लेट अस से -2 है तो फिर मॉड्यूलस ऑफ x जो है ये इसके नेगेटिव साइन को हटा देगा और इसे 2 बना देगा। मतलब ये मॉड्यूलस ऑफ x जो है नेगेटिव नहीं हो सकता है। इस -2 को 2 कैसे किया गया, इसे -1 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ f ऑफ x कुछ ऐसा होगा दैट इज इक्वल टू, जब x 0 या उससे बड़ा होगा, मतलब 0 या पॉजिटिव होगा, उस समय तो उसे x ही कंसीडर किया जाए, लेकिन अगर वो 0 से छोटा हुआ मतलब नेगेटिव नंबर हुआ तो फिर उसका नेगेटिव वैल्यू को कंसीडर किया जाए, मतलब उससे -1 मल्टीप्लाई कर दिया जाए। अब नेगेटिव के साथ -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पॉजिटिव बन जाता है, जैसे हमने यहाँ पर किया, -2 के साथ -1 मल्टीप्लाई किया तो हमें ये वाला 2 मिला, इस वाला -2 के साथ हमने -1 को मल्टीप्लाई किया था, सो हमें 2 मिला था ऐसे। सो इस फंक्शन को जब हम प्लॉट करेंगे यहाँ पर तो फिर देखिए हमें क्या मिलने वाला है। ऐसे में देखिए जब x का वैल्यू 1 उस समय हमें f ऑफ x क्या मिल रहा है, x ही मिल रहा है, मतलब 1 ही मिल रहा है। तो इसका वैल्यू 1, हमें 1 मिला y, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 3 एंड सो ऑन। लेकिन x का वैल्यू जब -1, x का वैल्यू जब x से छोटा हुआ उस समय f ऑफ x का वैल्यू होगा नेगेटिव x। सो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर x का वैल्यू है -1, x का वैल्यू -1 है, उस समय y का वैल्यू होगा -1 इंटू, या फिर कहें -1 इंटू -1, तो ये क्या हो गया, ये हो गया +1। सो ये जो है ये +1 को इंडिकेट कर रहा है, y का वैल्यू +1। उसी तरह से यहाँ पर x का वैल्यू -2 है तो उस समय y का वैल्यू हो जाएगा +2। सो ये जो नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन हट जाएगा, तो उसका स्ट्रक्चर कुछ हमें ऐसा मिलता है। अब आता है साइनम फंक्शन। साइनम फंक्शन होता है, इसे कुछ ऐसे डिफाइन किया जाता है कि जब x का वैल्यू 0 से ज़्यादा होगा तो f ऑफ x 1 होगा, x का वैल्यू जब 0 होगा उस समय f ऑफ x 0 होगा। तो पहले इसे प्लॉट कर लेते हैं, x का वैल्यू जब 0 उस समय f ऑफ x 0। सो x का वैल्यू 0 यहाँ पर, और यहीं पर f ऑफ x दैट मीन y इज इक्वल टू 0। तो वो जो पॉइंट है वो पॉइंट यहाँ पर हमने इंक्लूड कर लिया। यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, मतलब f ऑफ x का वैल्यू 0, y इज इक्वल टू f ऑफ x, दिस y इज इक्वल टू f ऑफ x। अब देखिए जब x 0 से बड़ा होगा उस समय y1 होगा, तो y1 तो इस जगह पे इंडिकेटेड होगा, y1 यहाँ पर इंडिकेटेड है, और x का वैल्यू
0 से बड़ा मतलब ये इस तरफ सारे वैल्यूज़। सो इस तरफ के सारे वैल्यूज़ के लिए y का वैल्यू 1 होगा। तो सारे वैल्यूज़ के लिए, चाहे x का वैल्यू 1 हो, 2 हो, 3 हो या उसके बीच का हो, सारे वैल्यूज़ के लिए y का वैल्यू जो है कांस्टेंट, दैट इज़ 1। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि इस एरो को हम पीछे कहाँ तक ले जाएंगे। x का वैल्यू जब 0.000001 उस समय भी y का वैल्यू 1 है, लेकिन x का वैल्यू जब 0 है उस समय y का वैल्यू 0 है। तो यहाँ पर 0 को हम इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। तो ये जो भी हम बना रहे हैं यहाँ पर, हमें इसे ओपन रखना होगा, हम क्लोज नहीं कर सकते। हम इसे इंटरवल भी नहीं कह सकते क्योंकि इस साइड में कोई एंड है नहीं। तो यहाँ पर इसे हमें ओपन रखना होगा। ये इंडिकेट करेगा कि 0 को हमने इंक्लूड नहीं किया है। इस जो भी एरो हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है, जो भी वैल्यूज़ इंडिकेटेड है x के वैल्यूज़, वहाँ पर ये 0 इंक्लूडेड नहीं है। सो सारे x के सारे वैल्यूज़ के लिए, जैसे यहाँ पर x का वैल्यू 0 है, इस जगह पे x का वैल्यू, इस जगह पे x का वैल्यू लगभग 1/4 है, इस जगह पे x का वैल्यू 1 है, इस जगह पे x का वैल्यू 2 है, इस जगह पे x का वैल्यू 3 है। वही x का वैल्यू जो है यहाँ पर 0 जो है उसे इंक्लूड नहीं किया गया। और ठीक उसका उल्टा देखें, यहाँ पर अगर x 0 से छोटा हुआ तो फिर ये -1 होगा। x से छोटा हुआ, माफ़ कीजिएगा, x अगर 0 से छोटा हुआ, यहाँ पर भी 0 इंक्लूडेड नहीं होगा। और उससे छोटा सारे वैल्यूज़ के लिए -1, y का वैल्यू -1। सो y का वैल्यू यहाँ पर 1, y का वैल्यू यहाँ -1। वेल, ये हो गया साइनम फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कुछ ऐसा होगा, यहाँ डिफाइंड है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कि यहाँ पर ये जो है, जो स्ट्रेट ब्रैकेट जो है, स्ट्रेट ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट में जो x लिखा हुआ है उसका वैल्यू वही है ग्रेटेस्ट इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये इसका वैल्यू -1 होगा। दैट मीन एफ ऑफ एक्स का वैल्यू -1 होगा जबकि उस समय x का वैल्यू जो है -1 से बड़ा और 0 से छोटा हो। सो -1 से बड़ा, 0 से छोटा, ये जो है ये एफ ऑफ एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला। सो x का वैल्यू जब -1 से बड़ा या उसके -1 के बराबर हो लेकिन 0 से छोटा हो, मतलब यहाँ पर ये -1 इंक्लूडेड है और 0 एक्सक्लूडेड है। यहाँ पर इस इंटरवल में -1 में ये हो जाएगा क्लोज्ड और यहाँ पर ये हो जाएगा ओपन। सो अब यहाँ से देखें, -1 होगा एफ ऑफ एक्स का वैल्यू, मतलब एफ ऑफ एक्स का वैल्यू यहाँ पर होगा -1 होगा। और रेंज जो होगा या फिर कहें एक्स का जो यहाँ पर इंटरवल होगा -1 से लेके -1 इंक्लूडेड। सो -1 यहाँ पर इंक्लूडेड, तो हमने ऐसे इसे रिप्रेजेंट कर दिया। और 0 एक्सक्लूडेड, तो इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट, खुला रखेंगे, ओपन रखेंगे। सो ये हो गया, इसे रिप्रेजेंट किया। अब जब x का वैल्यू 0 या उससे ज़्यादा हो और 1 से कम हो तो 0 इंक्लूडेड, उस समय एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 0 होगा, मतलब y का वैल्यू 0 होगा। ये पॉइंट y का वैल्यू 0 इंडिकेट कर रहा है। और यहाँ से इस रेंज में इसे हमने एक्सक्लूड कर दिया, 1 को एक्सक्लूड कर दिया, बिकॉज यहाँ पर <1 लिखा हुआ है। सेम लॉजिक से आगे बढ़ते जाए, यहाँ पर इसे इंक्लूड करें, 1 को इंक्लूड करे और यहाँ पर 2 को एक्सक्लूड कर दे। उस खास समय, इस खास इंटरवल, ये इंटरवल उसे रिप्रेजेंट कर रहा है, इसे रिप्रेजेंट कर रहा है। उस समय एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 1 होगा। यहाँ पर देखिए एफ ऑफ एक्स का वैल्यू, दैट मीन y का वैल्यू 1 है। सिमिलरली उसी लॉजिक से आप यहाँ पर इसे इंक्लूड करें और यहाँ पर इसे एक्सक्लूड कर दें, फिर इसे इंक्लूड करें और इसे आप एक्सक्लूड कर दें। इस तरह से ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बनेगा। वेल, अब फंक्शन के साथ एसोसिएटेड कुछ एल्जेब्रा, जैसे कि जोड़ना हो गया, घटाना हो गया, मल्टीप्लाई करना हो गया, डिवाइड करना हो गया। सो दो रियल फंक्शंस को या दो फंक्शंस को, रियल फंक्शन मतलब जो रियल नंबर्स के साथ डील कर रहा है, जिसका कि रेंज और डोमेन दोनों रियल नंबर हो, उसे रियल फंक्शन कहा जाता है। नॉर्मली हम जिस तरह का फंक्शन के साथ डील करते हैं वो रियल फंक्शंस ही होते हैं। हाँ, आगे चल के हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन भी देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए अभी जो डील कर रहे हैं हम लोग या करेंगे वेरी नियर फ्यूचर या अभी इस चैप्टर में जो डील कर रहे हैं वो रियल फंक्शन ही है सारे। सो
हम उन्हें जब ऐड करते हैं तो उस समय किस तरह उसे रिप्रेजेंट किया जाता है और उसका रिजल्ट क्या होता है। जैसे मान ले कि अगर कहा जाए दो फंक्शंस है एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, दोनों ही एक्स के फंक्शंस है और दोनों को जब जोड़ना होगा तो उसे ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ऐसे एफ प्लस जी। एफ एक फंक्शन है एक्स का और जी एक फंक्शन है एक्स का, तो जोड़ने को रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसा होता है एफ प्लस जी ऑफ एक्स। यहाँ पर देखिए एफ प्लस जी ऑफ एक्स। हम अगर ऐसे लिखते हैं, ये होगा एफ ऑफ एक्स, ये हो गया जी ऑफ एक्स। सिमिलरली ये हो गया एफ प्लस जी ऑफ एक्स। सो इसे कुछ ऐसे कहा जाता है और लिखते समय हम ऐसे उसे लिखते हैं। तो इसका मतलब ये दो फंक्शंस को जोड़ना, ये जो रिप्रेजेंटेशन आप देख रहे हैं इसका मतलब ही है एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, इसे आप जोड़ दें। एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ से। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1। दो रियल फंक्शंस हैं, हमें f प्लस जी ऑफ एक्स पता करना है। सो हमें पता है प्लस जी, हमें पता है कि f प्लस जी ऑफ एक्स ये होगा f ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। तो इन दोनों को हमें सिर्फ जोड़ना है, एक्स स्क्वायर प्लस जी ऑफ एक्स इज 2x प्लस 1। तो हमने इसे जोड़ दिया, ये हो गया फाइनल रिजल्ट जो है, ये जो हम पता करने वाले थे f प्लस जी ऑफ एक्स, ये हो गया। अब कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि आपसे कहा जाए f प्लस जी ऑफ 2 पता करें आप, तो इसके लिए हम f प्लस जी ऑफ x पता करेंगे हम, और फिर x के जगह पे 2 पुट करेंगे। इसका मतलब ही होता है जब ऐसा लिखा हुआ रहता है f प्लस जी ऑफ सम कांस्टेंट वैल्यू, सम न्यूमेरिक वैल्यू, इसका मतलब ही होता है f प्लस जी ऑफ x एट x इक्वल्स टू। मतलब आप पहले ये पता कर ले फिर x के जगह पे 2 पुट कर दे। तो ऐसे सिचुएशन में f प्लस जी ऑफ 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 x के जगह 2 पुट करते तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये वाला 2 प्लस 1, सो ये हो जाएगा 4 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 9। सो ये जब जोड़ते हैं तब इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, घटाते समय भी वैसे ही रिप्रेजेंट किया जाता है, प्लस के जगह माइनस साइन है। सो ये दो फंक्शंस के सब्ट्रैक्शन या डिफरेंस का रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है, जैसे एडिशन का तरीका था ठीक वैसा ही तरीका है यहाँ पर। अभी हमें इस केस में हमें उसी तरीके से f माइनस जी ऑफ एक्स पता करना है, तो f माइनस जी ऑफ एक्स जो होगा ये f ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स होगा, और f ऑफ एक्स का वैल्यू है एक्स स्क्वायर, वही वाला क्वेश्चन है, उसी का एक दूसरा पार्ट है, माइनस जी ऑफ एक्स, सो माइनस दिस वन, माइनस दिस होल थिंग, सो माइनस 2x, और यहाँ पर ये माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1। सो ये हो गया f माइनस जी ऑफ एक्स। उसी तरह से अगर हम कोई कांस्टेंट वैल्यू से हम एक फंक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं तो वैसे सिचुएशन में इसे स्केलर भी कहा जाता है, मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर। इसके डीपर मीनिंग पे नहीं जा रहा है फिलहाल स्केलर के। आप ये मान ले कोई कांस्टेंट वैल्यू के साथ अगर किसी फंक्शन को मल्टीप्लाई किया जाता है तो फिर उसे ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल, आप इसका मतलब एक बार देख लें। ये कांस्टेंट है अल्फा, जो है ये कांस्टेंट है अल्फा एफ ऑफ एक्स, जिसका मतलब ही होता है एफ ऑफ एक्स के साथ अल्फा आप मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स रिप्रेजेंटेड है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3x, और यहाँ पर हमें ये पता करना है 5f ऑफ x पता करना है। सो 5f ऑफ x का मतलब ही ये होगा 5 इंटू एफ ऑफ एक्स, 5 इंटू एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स तो गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज दिस वन, सो 5 इंटू एफ ऑफ एक्स विच इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x, and that is equal to 5x squared plus 15x। तो ये हो गया हमारा फाइनल रिजल्ट। अब देखिए दो फंक्शंस को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है एफ जी, यहाँ पर f मल्टीप्लाइड विद जी, एफ जी ऑफ एक्स। इसका मतलब ये होता है एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई कर देना। सो फिर उस हिसाब से देखिए हमें ये पता करना है कि इस वाले सिचुएशन में एफ जी
एफ जी ऑफ एक्स जो है दैट इज इक्वल टू, हमें पता है दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, ये जस्ट रिप्रेजेंटेशन है इसी का। सो दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये तो हो गया एफ ऑफ एक्स, इंटू जी ऑफ एक्स इज 5x, सो ये बन गया 5x क्यूब प्लस 10, 2 इंटू 5 इज 10, 10x। यहीं पर मान ले आपसे कहा जाता एफ जी ऑफ 1 पता करें, मतलब एफ ऑफ, इसका मतलब एफ जी ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल्स 1, एक्स का वैल्यू जब 1 होगा उस समय, तो एक्स का वैल्यू जब 1 होगा तो ये 5 हो गया, एक्स 1 क्यूब इज 1 और 10 इंटू 1 इज 10, सो ये बन जाएगा 50। कोशिएंट ऑफ टू रियल फंक्शंस, मतलब एक फंक्शन डिवाइडेड बाय दूसरा फंक्शन, ऐसे केस में इसे ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसमें खास बात यह है कि g ऑफ x जो है ऑब्वियसली ये डिनोमिनेटर में है तो ये ज़ीरो नहीं हो सकता है, ये खास जो है ये प्रोवाइडेड दैट g ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0। तो फिर यहाँ पर देखिए f ऑफ x गिवन है, g ऑफ x गिवन है, हमें f डिवाइडेड बाई g ऑफ x पता करना है, मतलब f ऑफ x डिवाइडेड बाई g ऑफ x पता करना है। सो f डिवाइडेड बाई g ऑफ x, इसका मतलब ही होता है f ऑफ x डिवाइडेड बाई g ऑफ x। अब f ऑफ x में हमें मिला एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ x, और g ऑफ x में मिला x प्लस 2। इसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, न्यूमरेटर से x अगर हम कॉमन आउट कर लेते हैं तो हमें मिलेगा x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 2, दैट इज इक्वल टू x, दैट इज इक्वल टू x। तो यहाँ पर ये जो है दैट इज इक्वल टू x। तो अगर आपसे पूछा जाता कि f ओवर g ऑफ x के जगह पे एट 3, सो ये बन जाता x के जगह पे 3 पुट करते, इस x के जगह पे 3 पुट करते, दैट विल बी इक्वल टू 3 होता। अब हम लोग अगले चैप्टर में ट्रिगोनोमेट्री के बारे में बात करेंगे, और आगे इस चैप्टर से भी बहुत सारे प्रॉब्लम आगे आते रहेगा इस प्लेलिस्ट में। इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिल जाएगा। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।